दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया मैं गुजारिश करूंगा कि आप मेरा पिछला वीडियो देखें, उसके बाद ही यह टॉपिक आपको समझ आ पाएगा। क्योंकि इतिहास एक क्रमबद्ध पढ़ने का विषय है और उसको अगर आप क्रमबद्ध तरीके से लोगे तभी आपको इतिहास समझ में आ पाएगा। देखिए, नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम ओरिजिनल नाम है और जिन्हें इतिहास में जहांगीर नाम से ज्यादा जाना जाता है। नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जो है, उनका जो जन्म है वह अकबर और हरकाबाई जिसे मरियम उज्जमानी दोनों की संतान के तौर पे जाना जाता है। हालांकि मुगलिया सल्तनत में ये इतना भी महत्वपूर्ण बादशाह नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक से रिस्क नहीं ले सकते। शायद हो सकता है कि इनसे भी रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाए। आपसे मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पहले वो देखिएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से सही रहता है इतिहास पढ़ना या पढ़ाना। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने कहा था आपसे कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के कोई संतान नहीं थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की जो सबसे पहली बेगम थी जिसका नाम था रुकैया बानो। रुकैया बानो और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दोनों मियां बीवी गए थे सेखू बाबा यानी अपने गुरु शेख सलीम चिश्ती के पास में। और जलालुद्दीन अकबर ने अपना एक संतान मांगी थी, वारिस मांगा था। तो शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि वह अजमेर की तरफ जाएं और अजमेर जियारत करें। और अजमेर जब जियारत की थी तो करीब जनवरी 1562 ईस्वी के आसपास जब जियारत की थी तो रास्ते में उन्हें अजमेर की तरफ जब वो निकले थे, आगरे से अजमेर, तब रास्ते में सांगानेर के अंतर्गत आमेर का राजा भारमल, जो कि राजस्थान के अंदर है, आमेर के राजा भारमल ने स्वेच्छा से 20 जनवरी 1562 को अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और करीब 6 फरवरी 1562 ईस्वी के आसपास राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई, जिन्हें रखाबाई भी कहा जाता है, जिन्हें मरियम उज्जमानी भी कहा जाता है, उनसे जलालुद्दीन अकबर का निकाह पढ़वाया गया था। और ये हरकाबाई या रखाबाई की संतान था शहजादा नूरुद्दीन सलीम खान। देखिए, नूरुद्दीन सलीम खान के परिवार के बारे में मैं थोड़ी सी चर्चा आपसे करना चाह रहा हूं। नूरुद्दीन सलीम खान की जो बेगम थी उसमें से सबसे पहली बेगम का नाम था, नूरुद्दीन सलीम के वंश वृक्ष को मैं आपको बता रहा हूं। नूरुद्दीन सलीम खान की सबसे पहली बेगम थी मानबाई। मानबाई, इन्हें मानीबाई भी कहा जाता है। यह आमेर की राजकुमारी थी। आमेर के राजा भारमल के बेटे भगवान दास की पुत्री थी। इनसे पुत्र हुआ था खुसरो खान। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सारे कंसेप्ट आपके इस टॉपिक में काम आने वाले हैं। सलीम की दूसरी वाइफ का नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई, जिन्हें जोधाबाई भी कहा जाता है। जी हां, जोधाबाई सलीम की वाइफ थी, न कि अकबर की वाइफ। ठीक है, वो तो क्या है कि जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, फिल्म के डायरेक्टर्स होते हैं या सीरियल के डायरेक्टर्स होते हैं, उनका टारगेट, उनका काम एक ही होता है, अपनी टीआरपी बढ़ाना और अपनी मूवी चलाना। ठीक है, जोधाबाई यह मारवाड़ से थी, राजस्थान मारवाड़ से। मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी और इनसे जो पुत्र हुआ था जिसका नाम था शिहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम खान, जिन्हें आप आने वाले समय में शाहजहां नाम से जाने जाओगे, जिन्हें आने वाले समय में शाहजहां कहा जाएगा। तीसरी वाली बेगम थी जो मुख्य बेगम है, वह है नूर ए जहां, जिनका एक पुत्र हुआ था। एक और बीच में बेगम थी पीरादे, जिनसे एक पुत्र हुआ था। ये पीरादे जो है वह जैसलमेर की राजकुमारी थी, जिनसे पुत्र हुआ था शहजादा परवेज खान। और नूरे जहां का पुत्र था शहरयार खान। अब ये जो फैमिली ट्री है इसका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इनके शहजादों के बीच में जहांगीर का शासनकाल इर्द गिर्द घूमेगा। देखिए, आपने इतना जरूर पढ़ा होगा, हालांकि मैं इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि डिटेल आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं पूछी जाती। साधारण सा सवाल आता है आपके एग्जाम के लेवल तक, तो इसलिए हम डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। देखिए, नूरे जहां
एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जहांगीर शुरू से अय्याश किस्म का इंसान था। अकबर की सौतेली अम्मी है जैसे महामनगा जीजी अनका, उसने जहांगीर के इस बेटे सलीम को अकबर के बेटे जहांगीर को अर्थात सलीम को टारगेट कर रखा था। उसे बचपन से ही अफीम खाने का आदी बनाया था और बाद में इस नूर जहां के चक्कर में पड़कर सलीम शराब भी बहुत पीने लगा था, पानी की तरह शराब पीता था। तो दरअसल जो सलीम है वह शराब दिन भर पीता रहता था और सारा शासन तंत्र नूरे जहां के हाथों में था। नूरे जहां ही सारे डिसीजंस लेती थी अपने समय। नूरे जहां जो कहती वो सलीम करता और सलीम जो कहता यानी जहांगीर जो कहता वो सबको हुक्म मानना पड़ता। एक समय का वाकया मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब बादशाह जलालुद्दीन अकबर का शासनकाल था तो बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने जब नासिक में और अहमदनगर में विद्रोह हुआ, महाराष्ट्र में है दोनों जगह नासिक और अहमदनगर, वहां विद्रोह हुआ, तो बादशाह जलालुद्दीन अकबर ने अपने बेटे सलीम को उस विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण भारत भेजना चाहा। लेकिन सलीम दक्षिण भारत ना जाकर नूरे जहां के साथ आगरे के किले में अय्यासिया करता था। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद सलीम ने प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद किले के अंदर है वहां खुद लिखवाई है, वहां जहांगीर का लेख भी है। वो वहां शराब पीता था और इस बात की शिकायत नूरे जहां के साथ अय्यासिया करने की शिकायत जो है वह अबुल फजल ने अकबर को कर दी। अब आप सोचिए कि बेटे की शिकायत बाप से अगर कोई दोस्त करे तो बेटे की नजर में विलन ज्यादा कौन होगा? नो डाउट बाप का दोस्त। तो अबुल फजल से सलीम इतना नाराज हुआ कि अबुल फजल की उसने हत्या तक करवा दी। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अबुल फजल जलालुद्दीन अकबर के सबसे करीब था, यूं समझ लीजिए जिगर का छल्ला था, लंगोटिया यार था। उस समय जलालुद्दीन अकबर का पूरी तरह से इस सलीम के ऊपर से विश्वास उठ चुका था और जलालुद्दीन अकबर ने अपने जीवन में ही डिसाइड कर लिया था कि मेरे बाद हिंदुस्तान का वारिस यानी हिंदुस्तान की गद्दी पर सलीम का बेटा खुसरो बैठेगा या उनका फर्जंद, उनका माना हुआ पुत्र मानसिंह बैठेगा, जो कि आमेर का राजा था मानसिंह। या तो मानसिंह बैठेगा या खुसरो खां बैठेगा। तो दरअसल हुआ यूं कि जब 1605 ईस्वी में बादशाह जलालुद्दीन अकबर की डेथ हुई तो उसी मानसिंह ने सलीम का सपोर्ट किया और सपोर्ट करके उसे बादशाह बनाया। ठीक है, जब सलीम बादशाह बना तो उसने बादशाह बनते ही तुरंत खुसरो को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। अब यह आदेश सलीम का था या फिर नूरे जहां का था? अभी अभी कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था? सलीम की लाइफ में जो भी हलचल होती थी उस सब चीज के पीछे नूरे जहां का हाथ था और नूरे जहां ने चला के सलीम को शराब का अय्यास बनाया था। ये तो 24 घंटे दारू पीता रहता था और सारे डिसीजन नूरे जहां लेती थी। यानी जब सलीम अर्थात जहांगीर बादशाह बना तो खुसरो खां को बंदी बनाने का आदेश दे दिया, उसे कारागृह में डलवा दिया गया। वास्तव में यह आदेश नूरे जहां की ओर से आया था। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जहांगीर के शासनकाल में सबसे पहला जो विद्रोह हुआ था, प्रमुख विद्रोह की चर्चा करें तो सबसे पहला विद्रोह हुआ था वह खुसरो खां का हुआ था। अब समझ में आ चुका होगा कि सबसे पहले मैंने फैमिली ट्री क्यों बनाया। ठीक है, खुसरो खां का विद्रोह हुआ था 1605 ईस्वी में ही। जब खुसरो खां को बंदी बनाकर कारागृह में डाला गया तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर, तो खुसरो खां ने एक बहाना बनाया बंदी गृह से भागने का और वो बहाना ये था कि खुसरो खां ने बादशाह जहांगीर से ये रिक्वेस्ट की कि सिर्फ एक बार उसे कारागृह से बाहर निकालकर अपने दादा यानी खुसरो के दादा कौन है? खुसरो है सलीम का बेटा, तो सलीम के पिता कौन है? अकबर।
यानी मेरे दादा यानी अकबर की मजार पर मत्था टेकने दो मुझे। ठीक है, तो खुसरो ये बहाना बनाकर अकबर की मजार पर मत्था टेकने का बहाना बनाकर कारागृह से निकला। सिखों के 5वें गुरु थे अर्जुन देव जी। उन अर्जुन देव जी ने खुसरो की भागने में मदद की। उस जो अकबर की मजार है सिकंदरा आगरा में, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि सिकंदरा से जो अकबर की मजार है वहां एक सुरंग बना रखी थी सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने। ठीक है, और उस सुरंग के माध्यम से खुसरो वहां से फरार हो गया और सीधा तरण तारण जहां पहुंचा। तरण तारण वर्तमान पंजाब में है, पाकिस्तान के पंजाब में, जिसे तलवंडी साहिबा भी कहते हैं, जिसे करतारपुर साहिब भी कहा जाता है, जो अभी हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मुद्दा चला था। ठीक है, वहां ये खुसरो भाग गया। यानी एक तरह से सबसे पहला विद्रोह जहांगीर के शासनकाल में हुआ खुसरो का। ठीक है, खुसरो की हत्या उसी की मां मानबाई ने कर दी थी। यानी इतिहास में एक मात्र पुत्र हंता माता है, यानी पुत्र की हत्यारीन माता है कौन? मानबाई। ये क्यों की थी हत्या, इसके पीछे भी बहुत बड़ी डिटेल है। हालांकि हम जितना गहराई में जाएंगे इतिहास एक ऐसा दलदल है जिसमें फंसते जाएंगे। तो सवाल बन सकता है कि दुनिया की एकमात्र पुत्र हंता माता यानी पुत्र की हत्यारीन माता, तो आपका उत्तर होगा आमेर की राजकुमारी जहांगीर की सबसे पहली पत्नी मानबाई, जो कि भगवान दास की पुत्री थी, भारमल की पोती थी। ठीक है, अब खुसरो का पत्ता तो साफ हो गया क्योंकि मानबाई ने उसे मार दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट बादशाह की दावेदारी कौन करेगा? खुर्रम खान। क्या नूरे जहां कभी चाहेगी कि खुर्रम खान गद्दी पर बैठे? वो तो यही चाहेगी कि उसका पुत्र गद्दी पर बैठे ताकि सारा शासन तंत्र उसके हाथ में रहे। ठीक है, तो दरअसल एक बात और मैं आपको यहां पर थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूं। नूरे जहां का भाई जिसका नाम था आसफ खान, आसफ खान, इस आसफ खान की एक पुत्री थी जिसका नाम था अर्जुमंद बानो। इस अर्जुमंद बानो को आजकल आप मुमताज महल नाम से जानते हैं और दुनिया जानती है कि मुमताज महल किसकी बेगम थी। मुमताज महल जो है वह शाहजहां की बेगम थी। यानी आसफ खान शाहजहां के क्या लगा? ससुर। और आसफ खान की बहन कौन है? नूरे जहां। यानी एक तरह से शाहजहां के नूरे जहां क्या लगी? भैया नूरे जहां का भाई आसफ खान और आसफ खान की पुत्री है मुमताज, जिसका ओरिजिनल नाम है अर्जुमंद बानो, जो कि खुर्रम यानी शाहजहां की बेगम है। ठीक है, तो अर्जुमंद बानो के नूरे जहां क्या लगी? बुआ। ठीक है, तो शाहजहां के नूरे जहां क्या लगी? फूफी सास। तो दरअसल जहांगीर तो मैं शुरू से टॉपिक जब से स्टार्ट हुआ तब से बताता आ रहा हूं कि जहांगीर तो 24 घंटे पीता रहता था, पानी की तरह शराब पीता था। सारे डिसीजन नूरजहां की ओर से आते थे। ठीक है, तो जहांगीर के शासन काल में 2 गुट बन चुके थे। एक गुट नूरजहां और जहांगीर वाला, और एक गुट बन चुका था आसफ खान और शाहजहां वाला। इन दोनों गुटों के बीच में आपसी लड़ाइयां होती रहती थी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि सबसे ज्यादा विद्रोह किस मुगल बादशाह के शासनकाल में हुए हैं, तो आप उत्तर दोगे जहांगीर के शासनकाल में, क्योंकि इस तरह से ये सारी खिचड़ी पैदा हो चुकी थी मुगलिया सल्तनत के अंतर्गत। देखिए, अब नूरे जहां चाहती थी कि वो खुर्रम यानी शाहजहां का भी पत्ता साफ करे। यानी एक तरह से अब नेक्स्ट विद्रोह होगा वो किसका होगा? खुर्रम का। तो खुर्रम ने भी विद्रोह किया था करीब 1621 से 22 के मध्य। ठीक है, महाबत खान ने भी विद्रोह किया था
इसके अलावा मलिक अंबर का भी विद्रोह हुआ था। बहुत सारे विद्रोह हुए थे जहांगीर के शासनकाल में। अब खुर्रम ने विद्रोह कैसे किया था वो भी सुन लीजिए। दरअसल नूरजहां ने सलीम को कहा कि खुर्रम को वह सैनिक अभियान में भेजे। अब वो सैनिक अभियान कौन सा था? देखिए, काबुल जो कि वर्तमान अफगानिस्तान में है, काबुल अकबर के समय भारत के साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। अकबर के समय काबुल विजय किया था मानसिंह ने, ठीक है। मानसिंह मानबाई का भाई, भगवान दास का बेटा, भारबल का पोता, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था। तो दरअसल काबुल पर ईरान के शाह अली मर्दान ने आक्रमण कर दिया था। ईरान जो कि फारस है, वहां के शासक अली मर्दान ने आक्रमण कर दिया था। तो नूरजहां चाह रही थी कि सलीम के आदेश पर खुर्रम काबुल जाए और वहां उस सैनिक अभियान में मारा जाए। अगर वो नहीं मारा जाता तो पीछे से वह खुद जहांगीर को मारकर अपने 3 साल के बेटे शहरयार खान को बादशाह घोषित करेगी। इसलिए आप देखना, जहांगीर का शासनकाल लगभग 1625 में ही खत्म हो जाता है। 1625 से 27, 2 साल तक ये शहरयार खान बादशाह के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। तो एक तरह से खुर्रम खान ने भी विद्रोह कर दिया था। वह काबुल न जाकर अपने मित्र मेवाड़ महाराणा करण सिंह के यहां शरण लेता है। ये वही करण सिंह है जो महाराणा प्रताप के पोते हैं, महाराणा प्रताप के बेटे अमर सिंह के बेटे यानी महाराणा प्रताप के पोते हैं। वहां शरण लेते हैं। एक तरह से खुर्रम का भी विद्रोह होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इस टॉपिक से यह निचोड़ निकला कि मुगलिया सल्तनत के अंदर सबसे ज्यादा जो विद्रोह हुए वह जहांगीर के शासनकाल में हुए थे। कुछ सैनिक अभियान भी हुए थे जो आपके काम आ सकते हैं। सबसे प्रमुख सैनिक अभियान है करीब 1614 के आसपास कांगड़ा विजय। कांगड़ा वर्तमान हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के अंदर वहां के राजा हरि सिंह रावत हरि सिंह के खिलाफ इसी खुर्रम खान ने कांगड़ा विजय की थी। और कांगड़ा के अंदर प्रसिद्ध ज्वाला माता का मंदिर है, वह इस खुर्रम ने तोड़ा था और जश्न के लिए 100 गायें भी कटवाई थी, ठीक है। इसके अलावा 1614-15 के बीच में इसी खुर्रम खान ने मेवाड़ के खिलाफ अभियान किया था। मेवाड़ के उस समय महाराणा थे अमर सिंह। अमर सिंह वही हैं जो महाराणा प्रताप के पुत्र हैं। अमर सिंह के खिलाफ यह सैनिक अभियान किया था खुर्रम खान ने जहांगीर के समय। तो दरअसल हुआ यह था कि जब अमर सिंह के खिलाफ यह सैनिक अभियान किया तो खुर्रम लगभग 1 साल तक मेवाड़ को त्रास देता रहा। पूरी तरह से मेवाड़ को जलाकर खाक कर दिया। वहां पर हत्याएं, रेप, मर्डर सब कुछ होने लगे। इस वजह से मजबूर होकर मेवाड़ महाराणा अमर सिंह जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र हैं, उन्होंने करीब 6 फरवरी 1615 को संधि कर ली। यह मेवाड़ मुगल संधि कहलाती है और यह विश्व इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण संधि है। और मेवाड़ जो कभी भी मुगल सत्ता के अधीन नहीं आया, जलालुद्दीन अकबर के भी परखच्चे उड़ा दिए थे महाराणा प्रताप सिंह ने। महाराणा अमर सिंह के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक घटनाक्रम है वह मेवाड़ मुगल संधि एक तो, और दूसरा कांगड़ा विजय। इसके अलावा खुर्रम और खुसरो खां का विद्रोह, ये आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये थे प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम जो मैंने थोड़ा सा बारीकी के साथ में आपको समझाए हैं। अब बात करते हैं जहांगीर के शासनकाल के कुछ और मुद्दों को लेकर। जहांगीर के शासनकाल में कुछ और मुद्दे, जैसे सांस्कृतिक मुद्दे, उनकी चर्चा कर लेते हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जहांगीर के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम और हुआ था। करीब 1600
8 ईस्वी के आसपास जहांगीर के शासन काल में कैप्टन हॉकिंस आया था। ये कैप्टन हॉकिंस जो है सबसे पहला अंग्रेज व्यापारी था जिसने आगरा के अंदर जहांगीर से भेंट की थी और सूरत में व्यापार की अनुमति हासिल की थी। यानी एक तरह से हम देख सकते हैं कि जहांगीर ही वो सबसे पहला बादशाह है जिन्होंने अंग्रेजों को व्यापार की परमिशन दी सूरत में। ठीक है, उसके बाद में करीब 1615-16 के बीच में एक दूसरा अंग्रेज आया था जिसका नाम था सर टॉमस रो। यह भी एक अंग्रेज व्यापारी था जिसने मुलाकात की थी अजमेर किले में और बादशाह जहांगीर ने इसे अलीनगर वर्तमान में बंगाल में है, वहां पर व्यापार की अनुमति दी थी। ठीक है, सूरत गुजरात में है, आप जानते ही होंगे शायद। अलीनगर में व्यापार की अनुमति दी थी सर टॉमस रो को। अब आपके दिमाग में शायद यह भी आ रहा होगा कि जब व्यापार की परमिशन कैप्टन हॉकिंस को 1608 में सूरत में मिल ही गई थी तो वापस व्यापार की अनुमति हासिल करने की कहां जरूरत थी अंग्रेजों को। शायद ये दिमाग में आपके आया होगा, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, दिमाग में ऐसे चीजें आनी चाहिए, तभी क्यूरियोसिटी हिस्ट्री के प्रति बढ़ती है। दरअसल हुआ यह था कि कैप्टन हॉकिंस जो सबसे पहला अंग्रेज अधिकारी था व्यापारिक कंपनी की ओर से बादशाह जहांगीर के शासन काल में आगरा में भेंट करता है और बादशाह जहांगीर ने उसे सूरत में व्यापार की अनुमति दी थी। और मैं आपको बता दूं, सूरत में पहले से ही पुर्तगाली व्यापारी व्यापार करते थे, यानी सूरत में पहले से व्यापार चलता था पुर्तगालियों का मुगलों के साथ में। अब आप सोचिए कि एक व्यापारी को क्या दूसरा व्यापारी खटकेगा नहीं। तो दरअसल सूरत में व्यापारी कोठी अंग्रेजों की तोड़ दी थी पुर्तगालियों ने, इसलिए ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने अपना एक सबसे समझदार सलाहकार सर टॉमस रो को भारत भेजा। ठीक है, और सर टॉमस रो ने अजमेर के मैगजीन दुर्ग में बादशाह जहांगीर से मुलाकात की और व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दोबारा हासिल की जो अलीनगर में खोली गई थी। अलीनगर वर्तमान में कोलकाता शहर का एक हिस्सा है। ठीक है, यानी अंग्रेज जो प्रारंभ में पूछी जा सकती है, अंग्रेजों की सबसे पहली व्यापारिक कोठी सूरत में और परमानेंट कोठी अलीनगर बंगाल में, यहां से उनकी शुरुआत हिंदुस्तान में होती है। दरअसल सर टॉमस रो को अच्छी खासी फारसी सिखा के भेजा था ताकि बादशाह जहांगीर उसकी फारसी भाषा से इंप्रेस हो, और 400 की मनसब भी दी थी जहांगीर ने सर टॉमस रो को। देखिए, ये यूरोपियन व्यापारी भारत में व्यापार के लिए इतने लालायित क्यों रहते थे, उसका एक कारण मैं बता देता हूं। कारण तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन मेन कारण जो है वह ये था, आप भी जानते हो कि भारत सोने की चिड़िया है, यहां अथाह धन था। तो सोने की चिड़िया का मतलब ये कतई नहीं है कि भारत जो है सोना ही खाता था, सोना ही पीता था या सोने के बर्तनों में ही सब कुछ करता था। देखो, दरअसल सोने की चिड़िया होने के पीछे बहुत सारा कारण है। सोना तो था ही इंडिया में, और भी बहुत सारी चीजें थी, और वो ये चीजें थी, भारत मसालों के लिए शुरू से जाना जाता था। गोल मिर्च, काली मिर्च, इलायची, ऐसे मसाले भारत में बहुत होते थे और यूरोपियन व्यापारियों को इन मसालों का चस्का लग गया था। ठीक है, ये यूरोपियन व्यापारी समुद्र मार्ग से भारत आते थे और यहां से मसाले ले जाते थे अपने देश में। और आपको सुन के बड़ा शौक होगा कि यहां से वो काली मिर्चें वगैरह ले जाते थे। वैसे मसाले, बहुत सारी चीजें मसाले में आती हैं, इलायची, गोल मिर्च, काली मिर्च, बहुत सारी चीजें। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं काली मिर्च का। काली मिर्च जब ये यहां से ले जाते थे तो उस काली मिर्च को धन की जो सिक्के और जो सोना होता था उसकी बजाय उसको अलमारी में रखते थे, इतनी उनके लिए बेशकीमती थी।
वहां के लोकल पब्लिक इनसे पूछते थे कि इतने सुगंधित मसाले कहां से लाते हैं, तो ये वहां बोलते थे कि हम काकेकस की पहाड़ियों में जाते हैं, ठीक है, और वहां हमें देवता ये मसाले सुगंधित दे के जाते हैं। और पता है काली मिर्च को ये कैसे इस्तेमाल करते थे, अपनी सब्जियों के अंदर, अपनी डिशेस के अंदर सिर्फ डुबा के वापस निकाल देते थे। इतनी चीजें, इतनी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है। करीब 1905 के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक जहाज मिला। उस जहाज के अंदर, वो पता नहीं जहाज कब से डूबा होगा, उस जहाज के अंदर जो लोग थे उनके सिर्फ कंकाल ही बचे थे। उन कंकालों की, हर कंकाल, जो मानव कंकाल थे, उनके हर कंकाल के हड्डियों पर क्या बंधा था, एक एक पोटली बंधी थी, और उस पोटली में पता है क्या था, काली मिर्चें थी। इतनी उनके लिए बेशकीमती थी ये काली मिर्चें। और ये सारी चीजें, जो मसाले हैं, उनकी वहां इंग्लैंड में और अन्य यूरोपियन कंट्रीज में काफी डिमांड थी, ठीक है। तो ये दो अंग्रेजों से रिलेटेड बातें। कुछ और भी बातें मैं यहां पर विशेष तौर से चर्चा करना चाहूंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा। जहांगीर जो है वह एक तरह से धर्म सहिष्णु बादशाह कहा जा सकता है। न तो हम उसको धार्मिक रूप से कट्टर कह सकते हैं, न धार्मिक रूप से उदार कह सकते हैं, क्योंकि ये वो बादशाह हैं जो रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाता था। और जश्न के लिए गाय भी कटवाता था, जैसा कि अभी कांगड़ा विजय के दौरान मैंने आपको बताया था। जश्न के लिए गाय कटवाता और रक्षाबंधन का त्योहार मनाता। रविवार और गुरुवार को छुट्टी घोषित कर रखी थी। क्योंकि एक दिन इसके पिता का जन्म दिवस आता था और एक दिन इसकी ताजपोशी हुई थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आधिकारिक रूप से ना सही, लेकिन रविवार की सबसे पहले छुट्टी की घोषणा जहांगीर ने कर रखी थी। जहांगीर के शासनकाल की कुछ और चीजें भी आपके काम आ सकती हैं, जैसे कि एक चीज मुझे याद आ रही है कि जहांगीर के समय चित्रकला का स्वर्ण युग था। स्वयं जहांगीर एक शानदार चित्रकार था। उसने आगरा में सबसे पहली चित्रशाला खोली थी और उस चित्रशाला का नाम था आकारीजा। पूरा शराब पी के हूबहू इंसानी तस्वीर उकेर लेता था। खुद स्वयं अच्छा चित्रकार था। इसके समय के एक प्रसिद्ध चित्रकार का नाम था उस्ताद मंसूर खान। आपने नाम सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो इनकी पेंटिंग्स बहुत सारी सुनी होगी। जैसे कि मंसूर खान की पेंटिंग थी एक तो साइबेरियन सारस, और एक था बंगाल का अनोखा पुष्प। ये जरूर पेंटिंग सुनी होगी आपने। और एक था इनकी सबसे महत्वपूर्ण पेंटिंग मंसूर खान की, और वो थी क्या कहते हैं उसको, बाज की आंख। बहुत सारी पेंटिंग थी। कृष्ण का एक घोड़ा भी था, और भी बहुत सारे चित्रकार थे इनके दरबार में। तो चित्रकला का स्वर्ण युग आपको पूछा जा सकता है जहांगीर के समय का, ठीक है। इनके समय कुछ इमारतें भी बनी थी, जैसे कि जहांगीर का जो मकबरा है वह नूरजहां ने बनवाया था, और यह है शाहदरा नामक स्थान पर। और शाहदरा लाहौर में है। वैसे शाहदरा सब जगह है, लेकिन लाहौर में जहांगीर का मकबरा है। जहांगीर की बेगम नूरे जहां ने एक मकबरा और बनवाया था, एतमाउद्दौला का मकबरा। एतमाउद्दौला का मकबरा, ये एतमाउद्दौला नूरे जहां के अब्बा जान थे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, पित्रादुरा शैली का यह पहला मकबरा है। कई बार सवाल आ चुका है पित्रादुरा शैली का पहला मकबरा कौन सा है, तो एतमाउद्दौला का मकबरा, जो कि आगरा में है। आगरा यूपी में। पूछा जा सकता आपसे। पित्रादुरा शैली वो होती है जिसमें व्हाइट मार्बल के अंदर सफेद संगमरमर में रंग बिरंगे पत्थर जड़े जाते हैं,
और फिर उन पत्थरों की घिसाई की जाती है, लाल पीले हरे नीले बेल बूटे बनाए जाते हैं और फिर घिसाई की जाती है। ऐसी आपने कारीगरी बहुत बार देखी होगी, ठीक है। तो जहांगीर के शासनकाल में मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज्यादा आपसे कुछ एग्जाम में पूछा जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।